नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी दीक्षित भारतीय मनोरंजन की दुनिया में एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने सुपरहिट मूवी दी है। काफी ऐसे उनके गाने हैं जो कि आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन उनके सुपरस्टार बनने के पीछे किसका हाथ है, कैसे वो सुपरस्टार बनी, आइए खुलकर बात करते हैं। माधुरी दीक्षित की किस्मत में ही सुपरस्टार बनना लिखा था, तभी तो ईश्वर ने माधुरी की जिंदगी में इस आदमी को भेजा। इसका नाम है रिंकू राकेश नाथ। पहली दफा रिंकू राकेश नाथ और माधुरी दीक्षित की मुलाकात तब हुई थी जब माधुरी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। माधुरी इन दिनों पेइंग गेस्ट नामक एक टीवी शो में काम कर रही थी। उस शो की शूटिंग चांदीवली स्टूडियो में चल रही थी। वहीं पर रिंकू राकेश नाथ और माधुरी की पहली दफा मुलाकात हुई थी। रिंकू राकेश नाथ को माधुरी से मिलवाया था खातून नामक एक महिला ने। वो महिला उन दिनों माधुरी की हेयर ड्रेसर थी। रिंकू राकेश नाथ से खातून की जानकारी सलमा आगा के जरिए हुई थी। सलमा आगा भी किसी वक्त पर रिंकू राकेश नाथ की क्लाइंट थी और तब खातून नामक वो महिला सलमा आगा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। खातून ने रिंकू राकेश नाथ को बताया कि माधुरी बहुत टैलेंटेड लड़की है, उनका चेहरा बहुत अच्छा है। जब रिंकू राकेश नाथ खुद माधुरी से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि खातून ने माधुरी के बारे में जो कहा था वो सही कहा था। एक दिन रिंकू राकेश नाथ ने माधुरी को फोन किया। माधुरी ने उन्हें घर पर आने के लिए कहा। रिंकू माधुरी के घर पर गए। वहां माधुरी की मां से भी उनकी मुलाकात हुई। एक इंटरव्यू में रिंकू राकेश नाथ ने बताया कि माधुरी के घर पर हुई उस पहली विजिट के बाद उन्हें पता चला कि वो लोग वैसे ही हैं जैसे कोई आम मराठी फैमिली होती है, यानी एकदम सिंपल। इसी दौरान एक खातून ने माधुरी को सुभाष घई से भी मिलवाया। सुभाष घई उन दिनों कर्मा फिल्म बना रहे थे। कहा जाता है कि सुभाष घई माधुरी के टैलेंट से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें कर्मा के उस छोटे से रोल से माधुरी को अपनी फिल्म में दिखाना सही नहीं लग रहा था। सुभाष घई माधुरी को लीड हीरोइन के तौर पर लॉन्च करना चाहते थे, जो बाद में उन्होंने किया भी। सुभाष घई ने माधुरी को अपनी फिल्म उत्तर दक्षिण में हीरोइन लिया था। ये भी कहा जाता है कि सुभाष घई ने कई दूसरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को भी माधुरी का नाम रिकमेंडेड किया था। रिंकू राकेश नाथ उन दिनों अनिल कपूर का काम भी संभाल रहे थे, तो उन्होंने अनिल कपूर के भाई और प्रोड्यूसर्स बॉनी कपूर से भी माधुरी दीक्षित के बारे में बातचीत की। फिर एक दिन बॉनी कपूर रिंकू राकेश नाथ को अपने साथ सुभाष घई के ऑफिस लेकर गए। वहाँ इन लोगों ने इस बारे में चर्चा की कि माधुरी को कैसे प्रमोट किया जाए। तय हुआ कि स्क्रीन मैगजीन में माधुरी के नाम से एक विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन में लिखा जाएगा कि GFC मेहरा, यश चोपड़ा, शशि कपूर और अशोक ठकेरिया जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स माधुरी के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। माधुरी एक उभरता हुआ सितारा है। कुछ ऐसा विज्ञापन इन लोगों ने स्क्रीन मैगजीन में पब्लिश करा दिया। लेकिन सच ये था कि उस वक्त इनमें से कोई भी प्रोड्यूसर माधुरी के साथ कोई फिल्म ही नहीं बना रहा था, यानी वो विज्ञापन सिर्फ माधुरी की हाइप बनाने के लिए दिया गया था। साल 1984 में माधुरी की पहली फिल्म अबोध रिलीज हुई और अबोध रिलीज होने के पहले सप्ताह के बाद से ही रिंकू राकेश नाथ ऑफिशियली माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगे। अबोध पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। अबोध के पिटने और सिनेमा घरों से उतर जाने के बाद रिंकू राकेश नाथ ने इंडस्ट्री के टॉप फोटोग्राफर से माधुरी दीक्षित का एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनवाया और रिंकू राकेश नाथ ने जो पहली सबसे सफल फिल्म माधुरी दीक्षित को दिलाई वो थी तेजा। फिल्मकार टी रामा राव ने माधुरी को अपनी पहली खतरों के खिलाड़ी फिल्म में साइन किया। उस फिल्म में धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे व नीलम भी थी। उस वक्त फिल्म मैगजीन्स व अखबारों में जो विज्ञापन खतरों के खिलाड़ी फिल्म का दिया गया था, उसमें फिल्म के स्टार कास्ट में माधुरी का नाम सबसे नीचे लिखा गया था। ये बात रिंकू राकेश नाथ को अच्छी नहीं लगी। रिंकू राकेश नाथ ने इस बारे में टी रामा राव से बातचीत की और कहा कि माधुरी को संजय दत्त के अपोजिट कास्ट किया गया है और संजय दत्त फिल्म के सेकंड लीड हैं, इसलिए माधुरी का नाम ऊपर लिखा जाना चाहिए। टी रामा राव ने रिंकू राजनाथ से कहा कि स्टार कास्ट के नाम सीनियरिटी के अनुसार दिए गए हैं। रिंकू ने उनसे कहा कि माधुरी नीलम से सीनियर है। टी रामा राव थोड़ा कंफ्यूज हुए। फिर उन्होंने रिंकू राकेश नाथ से कहा कि साबित कीजिए माधुरी नीलम से सीनियर कैसे हैं। तब रिंकू राकेश नाथ
पहुंचे रमेश बहल के पास। रमेश बहल की फिल्म जवानी से नीलम का डेब्यू हुआ था। रिंकू जी ने रमेश बहल से एक ऐसा लेटर देने की विनती की जिसमें उनकी फिल्म जवानी की रिलीज डेट लिखी हो। रमेश बहल ने वो लेटर रिंकू को दे दिया। जब रिंकू राकेश नाथ अवार्ड की रिलीज डेट का लिखित लेटर लेने के लिए राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस गए थे, तब वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर नरवेडकर से हुई थी। चंद्रशेखर रिंकू जी के पुराने दोस्त थे और जानते हैं कि ये चंद्रशेखर कौन थे। ये थे मशहूर डायरेक्टर एन चंद्रा। जी हाँ, एन चंद्रा जी का रियल नेम चंद्रशेखर नरवेडकर है। रिंकू राकेश नाथ और चंद्रशेखर उर्फ एन चंद्रा की जान पहचान तब से थी जब एन चंद्रा गुलजार साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस पर उस दिन एन चंद्रा ने रिंकू से कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हारे हीरो को साइन कर रहा हूँ। एन चंद्रा अनिल कपूर की बात कर रहे थे और चूंकि रिंकू जी तब अनिल कपूर का काम भी संभाल रहे थे, तो उन्हें एन चंद्रा के बताने से पहले ही इस बात की जानकारी थी। मगर जब एन चंद्रा ने जिक्र किया कि वो अनिल के अपोजिट किसी नई लड़की को हीरोइन लेंगे, तो रिंकू जी ने उन्हें फौरन माधुरी दीक्षित की तस्वीर दिखाई। रिंकू जी ने राजश्री के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि एन चंद्रा को अबोध फिल्म वाले माधुरी के कुछ दृश्य दिखाए जाए। अबोध में माधुरी ने एक पारंपरिक भारतीय लड़की का किरदार निभाया था। एन चंद्रा को माधुरी और उनका काम पसंद आया। अबोध में माधुरी ने डांस भी किया था। एन चंद्रा सबसे अधिक प्रभावित माधुरी के डांस से ही हुए थे। आखिरकार एक दिन रिंकू राकेश नाथ ने माधुरी और एन चंद्रा को मिलवा ही दिया। कुछ बातचीत के बाद एन चंद्रा ने माधुरी को तेजाब फिल्म की हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया। अनिल कपूर को बताया गया कि तेजाब में उनकी हीरोइन एक नई हीरोइन है, तो वो भी चौंक गए और नई हीरोइन वही थी जिसने अबोध में काम किया था। अनिल कपूर ने कहा कि वो अच्छी दिखती हैं, लेकिन वो कैबरे डांसर तो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। मगर बाद में अनिल कपूर को भी पता चल गया कि माधुरी आखिरकार चीज क्या है। रिंकू राकेश नाथ जी ने स्वयं ये सारी कहानी एक इंटरव्यू में बताई है, जो कि काफी लंबा और बड़ा इंटरव्यू है। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।